हेलो बच्चों, मैं अभिषेक मिश्रा पीसी क्लास से आप लोगों के लिए जो रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा रहा था उसमें लास्ट टाइम पे मैंने कायिक जनन को खत्म किया था। आज कायिक जनन से क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं ये बताएंगे। पहला, कायिक प्रवर्धन के लाभ, एडवांटेज ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। इस विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, निम्न जाति के पौधों से क्या उत्पन्न करते हैं, उच्च जाति के पौधों को बनाते हैं। निम्न जाति के पौधों से क्या बनाते हैं, उच्च जाति के पौधे बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, केला, अंगूर, गन्ना, अनानास। जैसे आप बहुत तो नहीं देखे होंगे, लेकिन केला तो आपके आसपास जरूर हुआ होगा। गन्ना तो आप जानते ही हैं कि केले में बीज नहीं होता है। तो केले का प्लांट अगर मान लीजिए आप कहीं गए, जैसे अपने रिलेटिव के यहाँ आपने देखा बढ़िया केला है, या अपने मित्र के यहाँ आसपास के गांव शहरों में किसी के यहाँ गए, आपको केला लगाना है, आपके पास जगह है ठीक ठाक, तो केला लगाने के लिए आप क्या करते हैं, केला जब जड़ के पास एक नया केला अपना, जैसे वो कहते हैं कल्ला टाइप में निकला होता है ना, देसी भाषा में क्या कहते हैं आप लोग, कल्ला निकला हुआ, उस कल्ले को नीचे से ऐसा कट करके ले जाते हैं कि जड़ें भी रह जाए ना, थोड़ी बहुत जड़ें भी रह जाए, अपने घर ला करके मिट्टी की खुदाई करके उसको लगा देते हैं, वहां पानी डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे नया केला बन जाता है, बड़ा हो जाता है। फिर उसमें भी बहुत सारे ऐसे बाद में निकलने लगते हैं, तो धीरे 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 आसपास कई केलों का क्या बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है। ठीक, केले में भी जल्दी आप नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग इस विधि का यूज करके जल्दी से केले को प्राप्त कर लेते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, जैसे कि इस केले को केले से हम नया पौधा प्राप्त कर लिए, अब बीज नहीं है, तो बीज अगर हम मिट्टी में डालते तो बीज को अंकुरित होने में, जर्मिनेट होने में टाइम लगता, फिर वो मिट्टी से ऊपर आता, फिर धीरे धीरे ग्रोथ करता, इतने में हमारा महीनों का टाइम लग जाता। तो हम इस विधि द्वारा क्या कम समय में, जैसे ये वाला प्रोसेस है बता रहे हैं, फिर और आगे इस विधि द्वारा नए पौधे को कम समय में उत्पन्न कर सकते हैं, नए पौधे को कम समय, क्योंकि जब आप केले का वो ले आएंगे, कल्ला जिसको बोले, तो कम से कम वो इतना बड़ा तो जरूर उसमें होगा ना, 1 फीट का तो जरूर होगा। अगर 1 फीट का है और वो आगे बढ़ चुका है, तो जो आप बीज डालेंगे अंकुरित होगा, फिर आगे बढ़ेगा, उससे तो आप आगे ही हैं। तो इस तरह से ये इस विधि द्वारा नए पौधे को प्राप्त करने में हमें समय भी ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस विधि में बाह्य साधनों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे लैंगिक जनन में क्या होता है कि जनन जो होता है वो वायु द्वारा होता है, या जल द्वारा होता है, या कीड़े मकोड़ों द्वारा होता है, इंसेक्ट्स द्वारा होता है। ठीक, तो हमें इनके बिना जनन, लैंगिक जनन हो नहीं पाता, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाएंगे। ठीक, या तो हवा के झोंकों से जाएंगे, या तो वर्षा के द्वारा जाएंगे, या फिर कीड़े मकोड़े द्वारा जाएंगे। तो हम लोग जो बाह्य साधनों पर निर्भर होते हैं लैंगिक जनन में, कायिक जनन में उन बाह्य साधनों की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, हम इससे ही काम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए। इस विधि द्वारा उत्पन्न पौधे में बीज से उत्पन्न पौधों की अपेक्षा फल भी जल्दी ही आ जाता है। ठीक, फल भी क्या हो जाएगा, जल्दी आ जाता है। किसके तुलना में लैंगिक जनन, जो बीज से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट, इस विधि द्वारा पौधे की शुद्धता भी बनी रहती है। लैंगिक जनन से शुद्धता नहीं, जैसे मान लीजिए हाइड्रा है, या कोई भी और प्लांट लीजिए, आप गुलाब है, तो गुलाब का कट करके लगाएंगे कहीं दूसरे जगह, तो जो गुण पहले मात्र गुलाब में था, वही गुण वाला तो जो कट करके नया गुलाब लगाएंगे उससे उत्पन्न होगा, वो उसमें भी होगा। तो सेम गुण बना रहता है, 100% जीन सेम टू सेम रहता है। लेकिन यदि आप लैंगिक जनन कराते हैं, तो लैंगिक जनन में क्या होता है, दूसरे पौधे का कुछ जीन इस पौधे का जीन मिलकर के एक नया पौधा बनाते हैं। समझ में आया? उसमें शुद्धता की संभावना धीरे धीरे क्या हो चुकी होती है, समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से
कायिक प्रवर्धन के द्वारा हमें क्या लाभ होते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स में आपको यह मेंशन कराया। अब आता है इसके हानियां क्या है। कुछ तो फायदे भी होंगे, कुछ तो नुकसान भी होता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लाभ और हानि ना। ठीक, तो हमेशा कुछ हर चीजें एकदम एक्यूरेट सही नहीं हो सकती। ठीक, तो दूसरा है हमारा कायिक प्रवर्धन से हानियां। इस विधि द्वारा नए पौधे दूर दूर तक नहीं फैल पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे केले में ही है, उसी के आसपास नए नए निकल आते हैं। ऐसे बम्बू में है, बांस में भी आसपास बन जाते हैं। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, कोठ, बांस से कोठ पैदा होगा ना। ठीक, वहां पे बन जाता है। ठीक, तो इस विधि द्वारा दूर दूर तक पौधे नहीं पहुंच पाएंगे। तो नए पौधे भी नहीं होंगे, दूर दूर तक पहुंच भी नहीं पाएंगे और एक ही जगह सब आते जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि उन पौधों को सही से प्रकाश भी नहीं मिल पाएगा, सही से जल नहीं मिल पाएगा, सही से क्या नहीं मिल पाएगा, वायु नहीं मिल पाएगा, सही से पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। जिसके कारण क्या होता है कि कायिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पौधों का विकास भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता, अर्थात उनकी वृद्धि अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। बात समझ में आ रहा है बच्चों? फिर हम क्या करते हैं, मतलब दूसरी हानि क्या है, इस विधि द्वारा पौधे की नई जाति नहीं उत्पन्न होती है। सही बात है, जैसे सेम जीन वाला रहेगा तो सेम जीन वाला है, उसका अगला वंश होगा, फिर उसका अगला वंश सेम जीन वाला होगा, तो नया परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। इस विधि द्वारा भिन्नता की संभावना भी समाप्त हो जाती है, जिससे वंश सुधार नहीं हो पाता। मान लीजिए अगर एक कोई प्रॉब्लम है तो वही प्रॉब्लम दूसरी पीढ़ी में भी होगा, वही प्रॉब्लम तीसरी पीढ़ी में होगा। अगर हम दूसरी जात से लैंगिक जनन करा देते हैं तो हो सकता है कि वह सुधार हो जाए, बन जाए, सही बन जाए। और इस विधि द्वारा उत्पन्न पौधे जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। यह भी एक प्रॉब्लम है कि इस विधि द्वारा उत्पन्न किए गए पौधे भी जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से कायिक प्रवर्धन से जो हमारी हानियां देखने को मिल रही हैं वो ये प्रमुख हैं। ठीक, और जो लाभ देखने को मिल रहे हैं वो प्रमुख हैं। इन्हें आप अपने नोट्स में अच्छी तरह से मेंटेन कर लें, तैयार कर लें। इनको याद करने की बहुत जरूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से एक बार पढ़ लेंगे, सब तैयार हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब हम अगला शुरू करेंगे लैंगिक अलैंगिक जनन। क्या शुरू करेंगे? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, में क्या होता है कि किसी नर या मादा में से किसी एक की ही आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इसे हम लोग एकल जीव जनन भी कहते हैं। इसमें दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ एक की आवश्यकता पड़ती है, नर या मादा कोई भी एक उपस्थित हो अलैंगिक जनन के लिए पर्याप्त होता है, दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, याद रखना है ये चीज। फिर क्या होता है, इसमें अगर नर लिए हैं तो नर से ही जो जीव उत्पन्न होंगे वह हूबहू नर के ही जैसे होंगे, सेम टू सेम। इसीलिए इसे हम लोग क्लोन भी कह सकते हैं, इसीलिए इसे हम लोग फोटोस्टेट जेरॉक्स भी कह सकते हैं कि जैसा डालो वैसा निकालो, जैसा डालो वैसा नहीं। अगर नर है तो नर। ठीक, मान लीजिए इसके नर का नाक टेढ़ा है तो उसका बच्चे का भी नाक टेढ़ा आएगा ना जी। इसका आंख बहका है हल्का सा तो उसके बच्चे का भी आंख कैसा आएगा? बहका आएगा। इसके इसका मादा मान लो खूब खूबसूरत है, गोरी गोरी है, कैटरीना कैफ है ना प्यासी, तो उसका भी बच्चा कैसा आएगा? वैसे वैसे आएगा, बस हूबहू पुंज क्लोन बनाएगा। बस ये बात याद रखना, सेम टू सेम। ठीक ना, गांव में क्या कहते हैं, एकदम डिटेक्टिव वैसा है, तो मतलब एकदम सेम टू सेम। तो इसमें कुछ कई विधियां हैं, जिसमें हम पहला विधि ले रहे हैं द्विविभाजन या बहुविभाजन तथा बहुविभाजन। द्विविभाजन का मतलब है दो बार विभाजित हो जाना। जैसे अमीबा है, मान लीजिए हमारे पास ये है, अमीबा का कोई शेप नहीं होता है और अमीबा के पास ये है हमारा केंद्रक है, मान लीजिए ये केंद्रक है। ये अमीबा क्या करता है, आगे के स्टेप में ये कुछ ऐसे 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 होगा, ऐसे, और फिर ऐसे 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 बनाएगा। ठीक, ये केंद्रक थोड़ा सा भी इस तरह से हो जाएगा, ऐसे ऐसे ये। ठीक, और ये केंद्रक मतलब थोड़ा सा तन जाता है, मतलब उसमें खिंचाव आ जाता है। ठीक, अब ये क्या होगा, अगले स्टेप में जो नए अमीबा बना लेगा, एक ये टूट करके और ये एक ये।
ठीक, तो इस तरह से 2 नए अमीबा बन जाएंगे और इस विभाजन को हम लोग क्या नाम देते हैं, द्विविभाजन। ऐसा विभाजन सिर्फ अमीबा में ही नहीं देखने को मिलता, यूग्लिना में भी देखने को मिलता है, बैक्टीरिया में भी देखने को मिलता है। तो इस तरह के विभाजन को हम लोग द्विविभाजन कहते हैं। इसमें हमेशा एक कोशिकीय जीवों में विभाजन पाया जाता है और जो दोनों समान संतति बैक्टीरिया अमीबा बनेंगे, ये दोनों क्या है, संतति अमीबा। इनके अंदर इस ये मातृ अमीबा है का सेम टू सेम गुण होगा, पूरा डीएनए आरएनए पूरा उनका सेम होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आया? फिर आता है हमारा बहुविभाजन, जिसे हम मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। जीव कोशिका के चारों तरफ एक रक्षण आवरण बन जाता है, लेयर बन जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर जिसे कहते हैं, सिस्ट नाम देते हैं, ये आवरण बन जाता है, जहां पर कोशिका का केंद्र, उस आवरण के अंदर कोशिका जो रहेगी उसका केंद्र कई बार मल्टीपल फ्यूजन डिवीजन होता रहता है और बहुत सारे केंद्रक, छोटे छोटे केंद्रक बना लेता है, जिसके पास जीव द्रव्य आकर इकट्ठा हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म उसके पास आकर के इकट्ठा हो जाता है। फिर अनुकूल परिस्थिति जब आती है ना, अनुकूल परिस्थिति के अनुसार परिस्थिति जब आती है तो ये आवरण क्या होता है, फट जाता है और उससे स्वतंत्र होकर नए जीव बन जाते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वगैरह है। जैसे मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से फिगर वगैरह देखेंगे कि आप मान लीजिए एक प्लाज्मोडियम है, ये मैंने फिगर बनाया और ये इसका केंद्रक है, ठीक। ये क्या करता है, अब यही केंद्रक विभाजित होना शुरू करता है, अब बहुत सारे इसमें ऐसे केंद्रक बन जाएंगे, ये ऐसे पहले केंद्रक बन जाएंगे। अब इस केंद्रक के चारों तरफ एक आवरण प्रोटेक्टिव लेयर भी बनाएगा। अगले स्टेप में ये देखिए, मान लीजिए हम लोगों ने ये बनाया, ये बना, और जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तो ये क्या होगा, हल्का सा फट जाएगा, ऐसे बना दीजिए, ठीक। और ये स्पोर्स बाहर हो जाएंगे। इस तरह के विभाजन को हम लोग क्या कहते हैं, बहुविभाजन कहते हैं। और यह विभाजन प्लाज्मोडियम, मलेरिया रोग को उत्पन्न करने वाला जीवाणु है जो प्लाज्मोडियम में आता है, अमीबा में भी देखने को मिलता है, यूग्लिना में भी देखने को मिलता है। इस तरह से अलैंगिक जनन का पहला विभाजन हमारा द्विविभाजन, पहला पॉइंट द्विविभाजन तथा बहुविभाजन समाप्त होता है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम आप लोगों को इसको मेंशन करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद बच्चों।